तो आज 6 दिसंबर 2025 है और एक सिचुएशन सोचिए, आपकी फ्लाइट है, सब कुछ बुक है और अचानक पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और जब आप दूसरी टिकट ढूंढते हैं तो किराया मतलब 5 गुना ज्यादा। बिल्कुल। और ये आज मतलब हजारों यात्रियों के साथ असल में हुआ जब इंडिगो की कई उड़ानें अचानक रद्द हो गईं। हाँ, लेकिन फिर सरकार ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम देखने को मिलता है। राइट। उन्होंने बाकी एयरलाइंस के लिए हवाई किराए की एक ऊपरी सीमा तय कर दी। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जिस पूरे घटनाक्रम को कवर करता है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि ये संकट क्यों पैदा हुआ और कैसे भारत के दो सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रेल और हवाई एक दूसरे से टकराए भी और एक दूसरे का सहारा भी बने। और ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की कहानी नहीं है। ये हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्ट्रेस टेस्ट है और ये भारत के एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी कमजोरी को भी सामने लाता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई, ये तो खबर है, पर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? मतलब एक एयरलाइन के लड़खड़ाने से पूरा सिस्टम इतना क्यों हिल गया? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाजार पर एकाधिकार, या जिसे हम मार्केट डोमिनेंस कहते हैं। अच्छा। आज की तारीख में भारत के घरेलू हवाई सफर में इंडिगो का हिस्सा लगभग 60% है। 60%? जी हैं। तो जब बाजार का इतना बड़ा खिलाड़ी अचानक अपनी सेवाएं कम कर देता है तो एक खालीपन पैदा होता है जिससे भरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये टू बिग टू फेल जैसी सिचुएशन है, लेकिन एविएशन में। एग्जैक्टली। यानी अगर बाजार में 100 सीटें थीं तो 60 सीटें अचानक गायब हो गईं। तो बची हुई 40 सीटों के लिए मांग आसमान छू गई। ठीक यही हुआ। और ये जो लो कॉस्ट मॉडल है ये उसकी एक और खासियत को सामने लाता है। कैसे? ये एयरलाइंस एफिशिएंसी के सिद्धांत पर चलती हैं। मतलब कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उड़ानें। राइट। उनके जहाज जमीन पर बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। तो एक जहाज में आई कोई तकनीकी खराबी या क्रू की कमी का असर एक चेन रिएक्शन की तरह उनकी दर्जनों दूसरी उड़ानों पर पड़ता है। अच्छा। उनके पास बहुत ज्यादा बफर या कह लीजिए अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। तो जब कोई एक चीज गलत होती है तो पूरा ताश का घर ढहने लगता है। तो इस ताश के घर के ढहने का असर सीधे हजारों यात्रियों पर पड़ा जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। और यहीं पर कहानी का दूसरा किरदार सामने आता है, भारतीय रेलवे। लेख के मुताबिक रेलवे ने जो किया वो कमाल का है। बिल्कुल। जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान करने वाला है। देश भर के प्रमुख रूट्स पर 75 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स। 75, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब रातों रात एक छोटी मोटी रेलवे कंपनी के बराबर का ऑपरेशन खड़ा कर दिया गया है। ये कैसे संभव हुआ? एक मिनट। 75 ट्रेनें सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये है भी, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिस्टिक्स हैं वो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये 75 ट्रेनें आईं कहाँ से? क्या हमारे पास इतने स्पेयर कोच और इंजन यार्ड में खड़े थे? वही तो मैं भी सोच रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि किसी और रूट की रेगुलर सर्विस पे असर पड़ा होगा? बहुत हद तक ये संभव है। देखिए, रेलवे को सबसे पहले स्पेयर रैक्स यानी ट्रेनों के पूरे सेट को ढूंढना पड़ता है। अच्छा। जो अक्सर मेंटेनेंस या स्टैंड बाय के लिए रखे जाते हैं। हाँ। फिर इन ट्रेनों के लिए क्रू, मतलब लोको पायलट, गार्ड, टीटीई, इन सब को छुट्टी से वापस बुलाना पड़ता है या उनके रोस्टर में बदलाव करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती है इन ट्रेनों के लिए पहले से ही बेहद व्यस्त रूट पर पाथ या स्लॉट खोजना। राइट। आप बस एक ट्रेन को पटरी पर नहीं उतार सकते। आपको सिग्नलिंग, दूसरी ट्रेनों का टाइम टेबल, ट्रैक की क्षमता, इन सब का हिसाब रखना पड़ता है। मतलब ये सिर्फ ट्रेन चलाने का मामला नहीं है, ये तो पूरे नेटवर्क को फिर से कैलिब्रेट करने जैसा है। बिल्कुल। इसके अलावा लेख में ये भी बताया गया है कि 37 मौजूदा ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी लगाए गए। ये भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। एक कोच को किसी चलती ट्रेन में जोड़ना उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। आपको कोच की उपलब्धता, उसकी तकनीकी जांच और फिर उसे ट्रेन से जोड़ने में जो समय लगता है, इन सब का ध्यान रखना होता है। सही है। और ये सब कुछ घंटों के भीतर करना एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल कमाल है। ये भारतीय रेलवे की उस छिपी हुई क्षमता को दिखाता है जो ऐसी आपात स्थितियों में ही सामने आती है। तो रेलवे ने तो अपनी तरफ से ट्रेनें चला दी, लेकिन सवाल ये है कि एक आम यात्री जो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है, उस तक ये मदद पहुंचेगी कैसे? हाँ, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। एग्जैक्टली। और इसी के लिए IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग खोली गई। प्रक्रिया सामान्य बुकिंग जैसी ही रखी गई ताकि लोगों को कोई नई चीज ना सीखनी पड़े।
बस उन्हें स्पेशल ट्रेन्स के फिल्टर पर नजर रखनी थी। लेकिन ऐसी अफरा तफरी में जब हजारों लोग एक साथ टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हों, तो क्या सिस्टम इस लोड को झेल पाया? बहुत जरूरी सवाल है ये। अक्सर तो त्योहारों के समय ही वेबसाइट धीमी हो जाती है। सही बात है। यहाँ चुनौती बुकिंग के स्टेप्स नहीं, बल्कि रेलवे का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा। इतने बड़े ट्रैफिक स्पाइक को संभालने के लिए मजबूत सर्वर और एक कुशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। एक छोटी सी भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। तो ये सिर्फ ट्रेनें चलाने का नहीं, बल्कि उसके पीछे की डिजिटल रीढ़ की हड्डी का भी टेस्ट था। बिल्कुल। और जो यात्री पहले से आईआरसीटीसी पर रजिस्टर्ड थे, जिनकी पेमेंट डिटेल सेफ थीं, उन्हें निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा। क्योंकि हर एक सेकंड कीमती होता है ऐसी सिचुएशन में। राइट। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर, हवाई किराए पर नियंत्रण। हाँ, सरकार का हवाई किराए पर नियंत्रण, ये एक बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद कदम है। विवादास्पद तो है ही। देखिए, एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग के एल्गोरिदम पर काम करती हैं। मतलब जैसे जैसे सीटें भरती जाती हैं और मांग बढ़ती है, सिस्टम अपने आप किराया बढ़ा देता है। ये पूरी तरह से मांग और आपूर्ति का खेल है। तो इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से बाजार में आपूर्ति घट गई और मांग बढ़ गई। हाँ, तो बाकी एयरलाइंस के सिस्टम ने वही किया जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया था, कीमतें बढ़ा दी। लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही है? मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? यहीं पर नैतिकता और बाजार के नियमों के बीच बहस शुरू होती है। अच्छा। एयरलाइंस इसे मजबूरी का फायदा उठाना नहीं, बल्कि बाजार की हकीकत कहती हैं। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यहाँ एक अलग नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि ये सामान्य बाजार की स्थिति नहीं है, ये एक संकट है। और संकट के समय आप नागरिकों का शोषण होने नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये जो प्राइस कैप या किराए की ऊपरी सीमा लगाई गई, ये काम कैसे करती है? क्या सरकार ने हर रूट के लिए एक फिक्स रेट बता दिया? हाँ, मंत्रालय ने अलग अलग सेक्टरों के लिए किराए के बैंड्स या कह लीजिए सीमाएं तय कर दी। अच्छा। और सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वो इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, भले ही मांग कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। तो ये एक तरह से बाजार के ऑटोमेटिक सिस्टम पर एक मैनुअल ब्रेक लगाने जैसा है। बिल्कुल। सरकार ने ये भी साफ किया कि वो इन कीमतों पर लगातार नजर रखेगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या ये एक अच्छा उदाहरण स्थापित करता है? क्या सरकार को बाजार में इतना दखल देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सवाल है। जो लोग फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार के समर्थक हैं, वो कहेंगे कि ये गलत है, कि इससे एयरलाइंस को नुकसान होगा। हाँ, और भविष्य में वे संकट के समय अतिरिक्त उड़ानें चलाने से हिचकिचाएंगी। हो सकता है कि वे उन रूट्स पर अपनी सर्विस ही कम कर दें जहां कैप लगाई गई है। और इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू उपभोक्ता की सुरक्षा का है। सरकार का तर्क ये है कि परिवहन एक आवश्यक सेवा है, कोई लग्जरी नहीं। सही बात है। और संकट के समय इसे पूरी तरह से बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये कदम यात्रियों में एक भरोसा जगाता है कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए मौजूद है। तो संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये दखलंदाजी एक अस्थायी उपाय है, ये कोई स्थायी नीति नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुआयामी संकट था जिसके समाधान भी कई स्तरों पर किए गए। हाँ, एक केस स्टडी की तरह है ये कि कैसे एक बड़ी कॉरपोरेट विफलता यानी इंडिगो की, उसने दो विशाल सरकारी प्रणालियों को, रेलवे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, हाँ, उन्हें तुरंत हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि इंडिगो की बाजार पर अत्यधिक निर्भरता ने कैसे एक छोटी सी चिंगारी को पूरे जंगल की आग में बदल दिया। हाँ, इसने हमारे एविएशन सेक्टर की एक बड़ी कमजोरी को उजागर किया। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे भारतीय रेलवे ने एक अनजान हीरो की तरह आकर स्थिति को संभाला। सही है। 75 विशेष ट्रेनें चलाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े और जटिल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन का नतीजा है, जो हमारी रेलवे की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। हाँ। और अंत में सरकार का बाजार में हस्तक्षेप करके हवाई किराए पर लगाम लगाना एक ऐसा कदम जो हमें मुक्त बाजार के फायदे और नुकसान दोनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये सिर्फ एक परिवहन संकट का समाधान नहीं था, ये हमारे राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्ट्रेस टेस्ट था। सही। इसने दिखाया कि हमारी प्रणालियां एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका तालमेल संकट के समय ही मतलब आनन फानन में होता है। तो आप कह रही हैं कि ये एक
रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियात्मक समाधान था, प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयार योजना नहीं। ठीक यही। और यहीं पर भविष्य के लिए एक विचार छिपा है। क्या भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन संकट प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है? एक प्लेबुक जैसी चीज। हाँ, एक ऐसी प्लेबुक जो पहले से तैयार हो, जो ये बताए कि अगर हवाई यातायात का 30% हिस्सा अचानक ठप हो जाए तो रेल और सड़क परिवहन उसे संभालने के लिए स्वचालित रूप से कैसे सक्रिय हो जाएंगे। इससे हमें भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए सिर्फ भाग्य या आखिरी मिनट की जुगाड़ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हमारे पास एक सोची समझी रणनीति होगी। इस पर विचार किया जा सकता है।